स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी के क्लास में। क्लास 10th बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट 3 हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। और पिछले क्लास में हम लोगों ने स्वपोषण क्या होता है, विषमपोषी क्या होता है, विषम पोषण क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। विषमपोषी के प्रकार हम लोगों ने देखा। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जितने भी जीव हैं, वो अपना पोषण किस प्रकार से करते हैं। क्योंकि आज अब हमारे चैप्टर का मुख्य बात स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है पोषण। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि पोषण किस प्रकार से जीवों में होते हैं। जीवों में पोषण हो उससे पहले पोषण के बारे में पहले उससे पहले हम लोग एक बात जान लेते हैं कि आप सभी लोग को अगर पता होगा कि जीव अगर देखने जाए तो दो तरीके के होते हैं। एक होते आपका एक कोशिकीय जीव और दूसरा होते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव में और बहुकोशिकीय जीव में दोनों में पोषण का जो तरीका होता है वो अलग-अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक कोशिकीय जीवों में पोषण किस प्रकार होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में बहुकोशिकीय वाले जीवों में पोषण किस प्रकार से होता है वह पढ़ेंगे। एक कोशिकीय जीव का एक खासियत क्या है, जैसे कि आपको पहले पता है अमीबा। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव का यह खासियत है, अमीबा के बारे में अगर मैं बताता तो इनमें क्या होती है कि किसी भी क्रिया के लिए, जैव प्रक्रम की प्रक्रिया के लिए कोई खास अंग का निर्माण नहीं होता है। इनमें सारी क्रियाएं एक ही अंग के द्वारा संपन्न होती है। यानी कि अलग अलग जैविक क्रियाओं के लिए, जैव प्रक्रम के लिए अलग अलग अंगों का निर्माण नहीं होता है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। तो सबसे पहले हम लोग अमीबा के बारे में जान लेते हैं कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो आपको पता है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इनका शरीर केवल एक कोशिकाओं का बना होता है और इनमें अ, जैव प्रक्रम की प्रक्रिया के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। तो फिर ये किस प्रकार से पोषण करते होंगे, समझिए सबसे पहले। अमीबा में जो पोषण होता है वो 3 अवस्थाओं में होता है। सबसे पहला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। सबसे पहला क्या होता है, अंतर्ग्रहण। दूसरा स्टेज, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, आप इसको पाचन कह सकते हो। और तीसरी अवस्था बहिष्करण। तो 3 अवस्थाओं में अमीबा में पोषण की प्रक्रिया होती है। अमीबा का आकार कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले अमीबा के पास कोई भी अगर अ, उनका भोजन आया। अब बात करेंगे कि अमीबा का भोजन क्या होता है, तो बैक्टीरिया, विषाणु, प्रोटोज़ोआ या छोटे-छोटे मृत के जो भी कण होते हैं, यही आपके अमीबा के भोजन होते हैं। तो अमीबा के पास यदि कोई भोजन आया तो अमीबा क्या करता है, एक उत्पाद तैयार करता है। इसको हम लोग उत्पाद कहिए। वो जो शरीर के किसी भी अंग से, किसी भी सतह से वो तैयार कर लेता है। जिस भी अंग के पास उसका भोजन है, वहाँ पे अमीबा क्या करेगा, उत्पाद तैयार करेगा और उस भोजन को क्या करेगा, उत्पाद के माध्यम से अपने रसधानी में लेके जाएगा अंतर्ग्रहण के द्वारा। उस अब दूसरी अवस्था में अंतर्ग्रहण हो गया भोजन का, उत्पाद तैयार किया अमीबा और उस भोजन को अपने रसधानी में ले गया। और यहाँ पे क्या हुआ, भोजन अब पचता है और पचने के बाद आपको पता है कि अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना भी अनिवार्य है। तो इनके जो अपचे भोजन है या फिर अपशिष्ट पदार्थ है, ये शरीर के किसी भी सतह से या क्या करते हैं, छिद्र बना करके, एक होल बना करके उसको बाहर निकाल देते हैं, यानी कि बहिष्करण कर देते हैं। तो आपने क्या देखा कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से हुआ, 3 अवस्थाओं में, अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण। यदि अमीबा के पास कोई भोजन आ रहा है तो अमीबा सबसे पहले एक उत्पाद तैयार करता है। उसके माध्यम से भोजन को क्या करता है, अंतर्ग्रहण करके रसधानी में ले जाता है, जहाँ पे भोजन पचता है। भोजन पचने के बाद जो भी अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं,
तो चूँकि आपको पता है कि अमीबा में किसी विशेष अंग का निर्माण नहीं है, तो शरीर की किसी भी सतह से एक छिद्र का निर्माण करता है और उसी छिद्र के द्वारा अपचय भोजन का बहिष्कृत कर देता है, बहिष्करण कर देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अमीबा में किस प्रकार से पोषण हुआ। तो इसका क्या है, किसी भी सतह से आपका उत्पाद तैयार होगा और कहीं से भी यह क्या करेगा, बहिष्कृत कर सकता है अपचय भोजन को। इसके लिए कोई विशेष अंग नहीं होता। अब अगला है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। बस इसमें एक बात अमीबा से अलग है कि अमीबा का क्या है, कहीं भी उत्पाद तैयार हो जाएगा, कहीं भी छिद्र तैयार करके या बहिष्कृत कर देगा अपचय भोजन को। लेकिन पैरामीशियम में बस इससे एक अलग क्या है कि इनमें जो भी अंग है वो फिक्स है। एक ही छिद्र है जिनके माध्यम से वो क्या कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये किसी भी सतह से उत्पाद तैयार कर लेंगे या फिर भोजन ग्रहण कर लेंगे, नहीं। इनके भोजन ग्रहण करने के लिए जो एक अंग तो नहीं कहिए, एक छिद्र कह सकते हैं आप, क्योंकि एक उसके जीव काफ़ी छोटा होता है जिसे आप और हम नगण्य आँखें से देख नहीं सकते। तो भोजन ग्रहण करने के लिए इसके लिए स्थान होता है। एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित आसान स्थान होता है, जहाँ से वो क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है और अपचय भोजन को बहिष्कृत करने के लिए भी एक निश्चित स्थान होता है, वहीं से इस अपचय भोजन को बहिष्कृत कर देता है। तो इस प्रकार से पैरामीशियम में भी क्या हुआ, पोषण होता है। तो हमने सबसे पहले पोषण में देखा कि एक कोशिकीय जीवों में पोषण कैसे होता है। 2 एग्ज़ाम्पल के साथ, एक कोशिकीय में आपका अमीबा और पैरामीशियम। देख पा रहे हैं आप लोग, एक कोशिकीय जीवों के नाम, एक आपका अमीबा हो गया और पैरामीशियम। और हम लोगों ने दोनों में पोषण किस प्रकार से होता है पढ़ लिए। अब एक कोशिकीय जीवों के बाद अब हम लोग बहुकोशिकीय जीवों में आएँगे। तो आपको पता है कि मनुष्य बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है। तो जो अब हमारा अगला टॉपिक होगा कि मनुष्य में पोषण। तो मनुष्य अपना पोषण किस प्रकार से करते हैं, ये टॉपिक थोड़ा-सा लंबा चलेगा और मैं बारीकी से आपको मनुष्य के पोषण के बारे में समझाऊँगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आपको एक बात पता होगा कि मनुष्य में पोषण की क्रियाओं के लिए या फिर अन्य क्रियाएँ के लिए या फिर और भी जो बहुकोशिकीय जीव हैं, उनके लिए विशेष अंग का निर्माण। तो मनुष्य में पोषण के लिए भी विशेष प्रकार के अंग हैं, अंग तंत्र का निर्माण है, जिसके माध्यम से मनुष्य में पोषण की क्रिया संपन्न हो। तो मनुष्य में पोषण की क्रिया संपन्न होती है, उस अंग तंत्र को हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र। ये पाचन तंत्र के माध्यम से ही मनुष्य के शरीर में संपूर्ण पोषण की क्रिया। अब बात आता है पाचन तंत्र के अंतर्गत बहुत सारे अंग हैं। पाचन तंत्र में कौन-कौन से अंग हैं? तो मनुष्य भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर के उत्सर्जन तक, मल त्याग तक के क्रिया के लिए मनुष्य के पाचन तंत्र में अलग-अलग ग्रंथियाँ हैं, अलग-अलग अंग हैं और इन सभी अंगों को मिलाकर के एक नाम दिया गया है पाचन तंत्र, ठीक है? और ये सभी लोग सभी ग्रंथियाँ, सभी अंग मिलकर के मनुष्य में पोषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। अ, मनुष्य में पाचन तंत्र को 2 भागों में रखा गया, एक आहार नाल और एक पाचक ग्रंथियाँ। इन दोनों के सहायता से ही भोजन के संपूर्ण पाचन की क्रिया या फिर मनुष्य में पोषण की क्रिया संपन्न होती है। एक आपका हो गया आहार नाल और एक हो गया पाचक ग्रंथियाँ। आहार नल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि पोषण क्या-क्या पोषण में मदद मिलती है। भोजन को जो हम अंतर्ग्रहण करते हैं, मुख गुहा से लेकर के मल त्याग करने तक के रास्ता आहार नल से जुड़ा हुआ है और भोजन के पचने में जो भी एंजाइम काम करती है, पाचक काम करती है, वह पाचक ग्रंथियाँ से स्रावित होती है। ये दोनों मिलकर के मनुष्य में पोषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आहार नाल के बारे में जान लेते हैं। आहार नाल के बारे में मैंने आपको क्या बताया? मुख गुहा से लेकर के एक लंबी कुंडलित एवं पेशीय संरचना है, जो कहाँ से? मुख गुहा से लेकर के गुदा तक फैली रहती है। मैं आपको पहले बताया आहार नाल क्या है? एक ऐसी संरचना मुख गुहा से लेकर के, मुँह से लेकर के और मल त्याग द्वार तक जो जुड़ा हुआ है, उसे हम लोग आहार नाल के नाम से जानते हैं। और इस आहार नाल में कई भाग हैं और इस आहार नाल का जो लंबाई है लगभग 8 से 10 मीटर, आप याद रखिएगा।
और आहार नल में कई चीज़ें जुड़ा हुआ है। मुख हो गया आपका, ग्रसनी हो गया, ग्रासनली हो गया, अमाशय हो गया, छोटी आँत, बड़ी आँत। यानी जो हम भोजन ग्रहण करते हैं और पचने से लेकर के मल त्याग तक के द्वार यही है आपका। ये सब आहार नल से जुड़ा हुआ होता है। ये सब आहार नल का भाग है और यही सारी क्रियाएँ संपन्न करती हैं मनुष्य के पोषण के लिए। तो उम्मीद है कि आहार नल आपको समझ में आ गया होगा। मनुष्य के मुख गुहा से लेकर के मल त्याग द्वार तक जो एक लंबी कुंडलित पेशीय संरचना है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। एक पाइप की तरह है और इस आहार नल का जो लंबाई है वो 8 से 10 मीटर है। और इस 8 से 10 मीटर आहार नाल में कई अंग जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे पहला आपका मुख है, दूसरा आपका ग्रसनी, तीसरा ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। हम लोग एक-एक करके समझेंगे कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं मुख के द्वारा, तो वो ग्रहण किए गए भोजन कैसे-कैसे आगे बढ़ता है और क्या-क्या भोजन के साथ होता है और कैसे पोषण की क्रिया संपन्न होती है, हम लोग एक-एक करके आगे पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आहार नाल का सबसे पहला भाग है मुख। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर मान लेते हैं कि अब जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, मुख के द्वारा हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। तो मुख के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। तो आपको पता है कि मुख 2 गतिशील पेशीय होठों के द्वारा घिरा होता है। यानी पेशीय होठ हो या फिर मांसल होठ कहिए। मुख के संरचना के बारे में जानते हैं, तो मुख किससे घिरा हुआ होता है? मुख का जो द्वार है वो होठों से घिरा हुआ है, ठीक है? अगला बात, एक आपका ऊपरी होठ है और एक निचली होठ है। 2 होठों से आपका मुख घिरा हुआ है। इससे मुख खुलता है और मुख गुहा बंद होता है। इसके अलावा एक और बात आप मुख गुहा के बारे में जान लेते हैं हम लोग कि मुख गुहा में जीभ पाई जाती है और आपको पता होगा कि जीभ में छोटे-छोटे, छोटे-छोटे दानेदार आप कभी देखे भी होंगे, जिसे हम लोग स्वाद कलियाँ कहते हैं, टेस्ट बड कहा जाता है। छोटे-छोटे जो दाने होते हैं जीभ पे, उसे हम लोग स्वाद कलियाँ के नाम से जानते हैं। और ये स्वाद कलियाँ का क्या काम है कि अगर हम लोग किसी प्रकार का भोजन करते हैं या फिर किसी प्रकार का स्वाद का बताना, खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, तीखा है, यह अनुभव हमें यह स्वाद कलियाँ ही कराती हैं, जो हमारे जीभ पे छोटे-छोटे दाना की तरह दिख रही होती है। इसके अलावा मुख गुहा में और क्या? तो मुख गुहा में 4 प्रकार की दाँत पाई जाती है। आप लोग हो सके तो बचपन में पढ़े भी होंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। और दाँतों के अलावा एक बात दान जान लीजिए हम लोग कि देख लिए कि 4 प्रकार के दाँत हैं, चारों दाँतों का काम अलग-अलग होता है। आप लोग पढ़े होंगे पहले क्लास में। अब एक अगला टॉपिक हमारा दंत अस्थि क्षय। दंत अस्थि क्षय का मतलब हुआ दाँतों का खराब होना, दाँतों को नुकसान होना, दाँतों का आप कह सकते हैं क्षय होना। दंत अस्थि क्षय क्या होता है? आप लोग पता है कि जब बचपन में क्या आजकल सभी लोगों के कैविटी जिसको डेंटल कैविटी हम लोग कहते हैं, दाँत में कीड़े लग जाते हैं, दाँत खराब होने लग जाते हैं। इसी को हम लोग दंत अस्थि क्षय कहते हैं। तो दंत अस्थि क्षय होता कैसे है? इस टॉपिक को इस बात को हम लोग समझते हैं सबसे पहले। दंत अस्थि क्षय का कारण शुगर है, मीठापन है। अगर चॉकलेट, मिठाई अगर कुछ भी अगर हम खाते हैं, अगर उसका परत हमारे दाँतों पर अगर बैठ जाता है, तो उस परत एक दंत प्लांक का निर्माण करा, जिसे दंत प्लांक कहा जाता है। एक परतनुमा बैठ जाएगा हमारे दाँतों पर जिसको दंत प्लाक कहा जाता है और कीटाणु का निर्माण करते हैं। इसके अलावा वो कीटाणु शुगर के साथ, दंत प्लाक के साथ अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करेगा और अम्ल क्या करता है, हमारे दाँतों को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कमज़ोर करते जाता है। और यही कारण होता है कि धीरे-धीरे हमारा दाँत कमज़ोर हो जाता है और हमारे दाँत टूटने लग जाते हैं, दाँत हमारा खोखला हो जाता है और इसी को दंत अस्थि क्षय कहा जाता है। अब दंत अस्थि क्षय को रोकने का क्या तरीका है? तो यही है कि हमें क्या करना है, दंत प्लाक नहीं बनने देना है। सुबह-शाम अच्छे से ब्रश करना है ताकि दंत प्लाक नहीं बने और जिससे
कीटाणु नहीं होगा तो अम्ल का निर्माण नहीं होगा और अम्ल नहीं होगा तो हमारा दाँत अच्छे नहीं होगा। उम्मीद है आपकी मुख गुहा के बारे में सारे बातें समझ में आ गया होगा। मुख गुहा में क्या-क्या हमने बताया कि 2 मांसल ओठ होते हैं जिससे मुख गुहा खुलती है और बंद होती है। दूसरा हमने एक बताया जीभ, जिसपे छोटे-छोटे दाने पाए जाते हैं जिसे स्वाद कलियाँ कहा जाता है, जिसका काम है स्वादों को बताना। तीसरा हमने बताया कि दाँत 4 प्रकार के होते हैं। अगला हमने आपको बताया कि दंत अस्थिक्षय क्या होता है और किस प्रकार से होता है और इसके अलावा हम लोग डेंटल केयर दाँतों का देखभाल कैसे करेंगे, ये सब बातें मुख गुहा से रिलेटेड था जो हमने आपको समझाया। अब मुख गुहा से जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो उसके जस्ट नीचा ग्रसनी पाया जाता है, जिसको ग्रसनी कहा जाता है। मुख गुहा से जस्ट नीचा क्या होता है? ग्रसनी। तो ग्रसनी में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। यह क्या है? भोजन को जो भी हम भोजन करते हैं मुख गुहा में एक और बात जो मुख गुहा से मुझे बताना तो मैं भूल गया। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, सलाइवा ग्लैंड पाई जाती है, जो क्या करती है? सलाइवा निर्माण करती है, लार निर्माण करती है। जब भी हम भोजन करते हैं तो आप देखिएगा कितना ही से कितना कठोर भोजन है, वो सलाइवा मिलकर के उस भोजन को सॉफ्ट कर देती है, मुलायम कर देती है। और यदि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, तो वो मुख में ही पच जाती है। तो आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मुख से ही पचती है, मुख में ही पचना प्रारंभ हो जाती है। और एक बात और हमने आपको बताया कि हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो लार निर्माण करने का काम करती है, सलाइवा निर्माण करने का काम करती है, जो भोजन को मुलायम और सॉफ्ट बनाती है। और उसके बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? तो ग्रसनी में। तो ग्रसनी का क्या काम है? ग्रसनी का काम है केवल भोजन को आगे की तरफ पहुँचाना। तो ग्रसनी में 2 द्वार होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग निगल द्वार और एक को कहते हैं कंठ द्वार। तो एक को हमने कहा निगल द्वार, एक को कहा हमने कंठ द्वार। निगल द्वार का क्या काम है? तो भोजन को आगे की तरफ बढ़ाना ग्रास नली के द्वारा, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो निगल के द्वार के द्वारा आगे बढ़ता है और कंठ द्वार के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। तो हम लोग अब क्या देखेंगे निगल द्वार के द्वारा भोजन क्या होता है आगे की तरफ बढ़ता है और वह भोजन ग्रास नली से होते हुए कहाँ पहुँचता है? अमाशय में पहुँचता है। तो ग्रसनी में क्या हुआ? ग्रसनी में हमने देखा 2 छिद्र हैं, 2 होल होते हैं, एक होता है निगल द्वार और एक होता है कंठ द्वार। निगल द्वार से भोजन का रास्ता है और कंठ द्वार से श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है? अब हम क्या देखेंगे कि निगल द्वार से होते हुए ग्रास नली से होते हुए भोजन कहाँ पहुँचती है? हमारे अमाशय में और अमाशय में पहुँचते ही भोजन की पचने की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ होती है। तो देखिए अमाशय में क्या होता है? हमने क्या देखा एक बार और मैं आपको रिपीट करता हूँ। सबसे पहले मुख गुहा में हमने मुख के द्वारा भोजन ग्रहण किया और वहाँ से क्या हुआ भोजन ग्रसनी से कंठ द्वार होते हुए सॉरी कंठ द्वार नहीं निगल द्वार होते हुए ग्रास नली के माध्यम से कहाँ पहुँचा हुआ भोजन? अमाशय में पहुँचा और अमाशय में भोजन की पचने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब अमाशय के बारे में कुछ बातें आप लोग जान लीजिए। इसको इंग्लिश में स्टोमक कहा जाता है। अमाशय के बारे में क्या बातें जाननी है? सबसे पहले अमाशय के अग्रभाग को जहाँ से ग्रासनली जुड़ा हुआ होता है, अग्रभाग को हम लोग आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहा जाता है। क्या कहा जाता है अग्रभाग को? कार्डियक कहा जाता है। पिछले वाले भाग को क्या कहा जाता है? पिछले वाले भाग को आपको ये सॉरी पाइलोरिक हाँ, पाइलोरिक भाग कहा जाता है और बीच वाले भाग को पुंडिक कहा जाता है। क्या देखा हमने अमाशय के बारे में? अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहा जाता है, पिछले वाले भाग को पाइलोरिक भाग कहा जाता है और बीच वाले भाग को पुंडिक कहा जाता है। इसके अलावा अमाशय के अंदर आप देखिएगा तो अमाशय का जो बनावट होता है, अंदरूनी संरचना वह उभरा-उभरा गड्ढे टाइप में होता है, ठीक है?
और इसी गड्ढे में पाई जाती है जठर ग्रंथियाँ, यहाँ पाई जाती है जठर ग्रंथियाँ, या इसको आप लोग अमाशय ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अब आप कहिएगा सर जठर ग्रंथि पाई जाती है, इस जठर ग्रंथि का काम क्या है? यही यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है आपका। जो जठर ग्रंथि होती है, ये 3 कोशिकाओं से मिलके बनी होती है। यानी जठर ग्रंथि हमने क्या बोला, जो जठर ग्रंथि होती है, इन जठर ग्रंथि का काम है जठर रस का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? जठर रस का निर्माण करना। इसी इसी जठर रस से भोजन क्या होता है? पचना प्रारंभ होता है। ठीक है? भोजन पचना प्रारंभ होता है इसी जठर रस के माध्यम से। तो क्या देख बोला हमने, जठर ग्रंथि का काम है जठर रस का निर्माण करना, और जठर ग्रंथि 3 कोशिकाओं का बना होता है। एक आपका होता है श्लेष्मा या म्यूकस, एक को कहा गया श्लेष्मा या म्यूकस। दूसरा आपका होता है अम्लजन कोशिकाएं, अम्लजन। और तीसरा आपका होता है जाइमोनोजिन, जाइमोनोजिन। हमने क्या देखा कि जठर ग्रंथि मुख्य 3 कोशिकाओं का निर्मित होता है, एक श्लेष्मा और एक अम्लजन और एक जाइमोनोजिन। अब ये तीनों का काम है अलग-अलग पदार्थों का निर्माण करना। श्लेष्मा श्लेष्मा या म्यूकस लिक्विड के फॉर्म में निर्माण करती है, ठीक है? अम्लजन का काम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करती है। और जाइमोनोजिन पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, आप जाइम तो नहीं, पेप्सिनोजेन रस कह सकते हैं, इसका ये निर्माण करता है। और ये तीनों को कहा से, तीनों लिक्विड फॉर्म में होता है, तीनों को मिलाकर के इसका नाम दिया गया है जठर रस। तो आपने क्या देखा कि अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहा गया, बीच वाले भाग को फुंडिक कहा गया, और निचले भाग को पाइलोरिक कहा गया। और अंदर क्या होता है, गड्ढानुमा और उभरा हुआ टाइप में बना होता है, जिसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है। और इस जठर ग्रंथि का काम होता है जठर रस का निर्माण करना, और जठर रस भोजन पचने में सहायता करती है। जठर ग्रंथियां 3 कोशिकाओं का बना होता है, श्लेष्मा, म्यूकस, अम्लजन और जाइमोनोजिन। श्लेष्मा का काम है श्लेष्मा या म्यूकस लिक्विड रूप में होता है उसका निर्माण करना। अम्लजन का काम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करना। जाइमोनोजिन का काम है पेप्सिनोजेन का निर्माण करना। और ये तीनों का मिलाकर के हम लोग एक नाम दिए, इसी तीनों को जठर रस कहा जाता है। और तीनों जठर रस का काम अलग-अलग होता है। चलिए इसको हम लोग इरेज़ करते आगे आपको समझाते हैं कि जठर रस का काम क्या होता है, ये भोजन पे किस प्रकार से काम करते हैं। तो जो सबसे पहला हम लोग देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक HCl, इसका क्या काम है? तो ये आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही डेंजरस है। ये हमारे शरीर में अगर वहाँ से निकल कर के आमाशय से अगर शरीर के किसी भी भाग में चला जाता है तो जहरनुमा होता है, हमारे शरीर के भाग को नष्ट कर देगा। लेकिन फिर भी हमारे शरीर में सेक्रेट होता है, निर्माण होता है, इसका कुछ तो काम होगा। इसका 2 काम है। सबसे पहला काम क्या है कि जो भी भोजन हमारे मुख द्वारा ग्रहण करते हैं और वो आमाशय तक पहुँचती है, तो उस भोजन में अगर किसी भी प्रकार का विषाणु या जीवाणु, कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह है, आ गया है गलती से, तो उसको नष्ट करने का काम करती है यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पहला काम हुआ कि अगर भोजन में किसी प्रकार से विषाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु आ गया है, तो उसको नष्ट करेगा, खत्म करेगा। दूसरा काम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कि जो पेप्सिनोजेन है, पेप्सिनोजेन, जो कौन निर्माण करता है? आपका ज़ाइमोनोज़िन के द्वारा पेप्सिनोजेन निर्माण किया जाता है, आपको पता है। तो जो पेप्सिनोजेन है, इस पेप्सिनोजेन को क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। तो क्या हुआ?
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 2 काम, एक काम पहला कि आए गए भोजन में विषाणु बैक्टीरिया को खत्म करना, दूसरा तो ये पेप्सिनोजेन है जठर रस, इसको पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देते हैं। कहिएगा सर ये अब पेप्सिन नामक एंजाइम का क्या काम हुआ? ये पेप्सिन नामक एंजाइम क्या करता है, अगर हम भोजन ग्रहण किए और हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा है, किसकी मात्रा है? प्रोटीन का। यही पेप्सिन इस प्रोटीन पर कार्य करके यानी कहने का मतलब पेप्सिन ही प्रोटीन को पचाने का कार्य करती है, ठीक है? तो ये पेप्सिन इस प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। इस प्रकार से अमाशय में प्रोटीन का पाचन क्रिया संपन्न होता है। हमारे आप जैसे ये सब देखिएगा आगे तो सारे न्यूट्रिएंट्स का पोषक तत्वों का पाचन एक ही जगह संपन्न नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट मुख गुहा में पचना प्रारंभ हुआ और प्रोटीन का पचना आमाशय में ही संपन्न हुआ। तो अब बात आया कि सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या किया? विषाणु बैक्टीरिया को मारा। दूसरे अलावा पेप्सिनोजेन को पेप्सिन नामक एंजाइम में बदला और यही पेप्सिन हमारे भोजन के प्रोटीन को पचाने का काम किया और प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया। और अब तीसरा बच जाता है म्यूकस या श्लेष्मा। तीसरा आपका म्यूकस है ना? तीसरा आपका बच गया म्यूकस या श्लेष्मा। म्यूकस का क्या काम है? तो याद रखिएगा यह म्यूकस का क्या काम है? यह परत पर अमाशय के अंदरूनी परत पर कार्य करता है, एक परत बनाता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बाहर आने से रोकता है। म्यूकस का यह काम है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बाहर नहीं आने देना है। ये म्यूकस का काम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बाहर आने से रोकता है क्योंकि आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर शरीर की अमाशय से बाहर आ गया तो जीवन मनुष्य का समाप्त हो जाएगा। बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है, जहर से भी अधिक जहरीला है यह। तो यह म्यूकस का काम है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अमाशय में सुरक्षित रखना, इसको बाहर नहीं आने देना। तो उम्मीद है कि अमाशय में क्या-क्या क्रियाएँ होती हैं, अमाशय की क्रियाओं को आपने देखा। जब भोजन अमाशय में पहुँचती है, तो प्रोटीन का पचता है, फिर इसके बाद में अमाशय से भोजन आगे की तरफ बढ़ता है। अमाशय से भोजन कहाँ जाती है, फिर भोजन के साथ क्या होता है, हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें, समझें। आगे क्लास के लिए आप लोग अगले वीडियो को देखेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। आज की क्लास को आप देखिए, इसके लिए आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा? क्या चीज़ समझ में आया? कोई चीज़ नहीं भी समझ में आया? आप कमेंट करके बता दें।